सास के गहने। जूली जी की अभी अभी नींद लगी ही थी कि बहू तरना उनके कमरे में आ गई और उन्हें झकझोरते हुए बोली, लो अम्मा जी, बात कर लो। जूली जी ने आंखें खोलकर देखा तो तरुणा हाथ में फ़ोन लिए खड़ी हुई थी। उसे इस तरह देखकर जूली जी ने पूछा, किसका फ़ोन है बहू? और किसका होगा? आपकी लाडली बेटी जिया का है। जब देखो बस फ़ोन खुरका देती है। ये भी नहीं देखती कि सामने वाला आदमी कोई ज़रूरी काम कर रहा होगा या कोई आराम कर रहा होगा। बिल्कुल भी नहीं सोचती किसी के आराम में ही खलल पड़ रहा होगा। जूली जी के छोटे से सवाल पर तरुणा ने पूरा लेक्चर दे दिया। बहू, वो मेरी बेटी है, उसका दिल भी तो मेरे लिए दुखता ही होगा ना। अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो रोज़ फ़ोन लगा देती है, नहीं तो पहले कहाँ रोज़ फ़ोन करती थी। हाँ, हम तो आपको बड़ा दुख में रखते हैं, जो उसका दिल आपके लिए दुखता है, चिड़चिड़ाती हुई तरुणा ने कहा और आखिर फ़ोन उन्हें पकड़ाकर वही पास में खड़ी हो गई। आखिर यह भी तो सुनना जरूरी था कि जूली जी अपनी बेटी से क्या बात कर रही है। जूली जी ने अपने कांपते हाथों से फ़ोन को अपने कानों पर लगाया और बोली, हाँ बिटिया, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ अम्मा, तुम कैसी हो? बस बिटिया, अपनी ज़िंदगी के दिन गिन रही हूँ। अब तो शरीर भी साथ नहीं देता, बस भगवान उठा ले अब तो। अरे ना अम्मा, अभी तो बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी तो पोते पोती नाती नातिनों की शादी देखना बाकी है। अब तो ना लगे है बिटिया कि तब तक जिंदगी जी पाऊंगी। बस तुम लोगों को भगवान सारी खुशी दे और हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखे। कहते कहते अम्मा को खांसी चलने लग गई। तरुणा ने अम्मा के हाथ से फ़ोन लेकर काट दिया और अम्मा को पानी का गिलास पकड़ाकर वापस रसोई में चली गई। अम्मा ने जैसे तैसे अपने कांपते हाथों से 2 घूंट पानी पिया और गिलास रखने ही लगी थी कि हाथ से छूटकर गिलास गिर गया। अचानक गिलास गिरने की आवाज़ सुनकर तरुणा दौड़ी दौड़ी कमरे में आई। गिलास को जमीन पर गिरा देखकर जूली जी पर चिल्लाने लगी, अरे ये क्या है अम्मा जी, आपसे गिलास भी रखते नहीं बनता, गिरा दिया ना पानी और कर दिया ना फर्श गीला। अब मेरा काम बढ़ा दिया। अब मैं घर का काम संभालूं या आपको संभालूं या आपके बढ़ाए काम को संभालूं? बहू, हाथ कांप रहे हैं इसीलिए गिलास गिर गया। हाँ हाँ, सब समझती हूँ मैं। फ़ोन पकड़कर बेटी से तो बात कर लेती हैं आप, तब तो आपके हाथ बिल्कुल भी नहीं कांपते, पर जहाँ मेरा काम बढ़ाना हो वहाँ आपके हाथ कांपने लग जाते हैं। अरे घर में कौन सी नौकरानी लगी है, मुझे ही साफ करना है, तो कम से कम बहू की सुविधा भी देख लिया करो। बहू में भी जीभ होता है। बड़बड़ाती हुई तरुणा बाहर गई और एक कपड़ा लेकर कमरे में आई और फर्श पर पोछा लगाने लगी। पोछा लगाकर खड़ी हुई और जूली जी की तरफ देखकर बोली, अब सो जाइए आप। बिना जूली जी की प्रतिक्रिया जाने ही तरुणा दरवाजा जोर से पटकती हुई बाहर निकल गई। जूली जी एकटक अपनी बहू को देखती रह गई, पर वो ज्यादा कुछ कह नहीं सकती थी। आखिर रहना तो उन्हें उसी के साथ था। बेटा तो सुबह का गया, शाम को ही घर में आता था, दिन भर तो तरुणा ही होती थी उनके पास, इसलिए उसकी तेज जवान को भी जूली जी झेल जाती थी। खैर, तरुणा तो शुरू से ही तेज स्वभाव की रही है, पर फिर भी जूली जी ने सब कुछ संभाल लिया। रुपए पैसे के मामले में कभी भी अपने बेटे पर निर्भर नहीं रही, क्योंकि पति की पेंशन का पूरा सहारा था। जब तक जूली जी के हाथ पैर चलते थे तो वो अपनी बेटी जिया को खूब बुलाती थी, अपने हाथों से उसकी पसंद की चीजें खुद बनाकर खिलाती थी। बहू अगर चिड़चिड़ करती भी तो सीधा जवाब दे देती थी, कौन से तुम्हारे पति के पैसे खर्च करवा रही हूँ, अभी तो मेरे पति की पेंशन आती है। अगर बेटी पर खर्च करती हूँ तो तुम लोगों पर भी खर्च करती हूँ। वो अकेली आकर खाती है क्या? तुम सब भी तो खा रहे हो, इसलिए हंगामा करने की जरूरत नहीं है। जूली जी का जवाब सुनकर तरुणा चुप हो जाती, पर जब से जूली जी बिस्तर पर आई हैं तब से तरुणा का व्यवहार और भी रूखा हो गया है। अब तो फिर भी जूली जी लाठी के सहारे उठकर अपने नित्यकर्म तो कर लेती है, नहीं तो जब वो बिस्तर पर अपने कामों के लिए दूसरों पर मोहताज हो चुकी थी, उस समय बेटी जिया ने ही उनकी सेवा की थी। तब तो तरुणा आसपास भी नहीं भटकती थी। उन 15 दिनों में जिया ने इस घर में रहकर जूली जी की खूब सेवा की थी, लेकिन जैसे ही जूली जी धीरे धीरे लाठी के सहारे खड़ी होने लगी और अपने नित्यक्रम अपने आप ही करने लगी, उसके बाद से ही तरुणा ने अपना व्यवहार जिया जी के प्रति और रूखा कर लिया। आए दिन किसी न किसी बात पर जिया से बहस करने लगती, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती थी।
अब तो जूली जी को भी तरुणा की नजरें बड़ी अजीब सी लगती थी। पता नहीं क्यों वो सुबह और रात को सोते समय जूली जी के पास जरूर आती थी और उनके गहनों पर सबसे पहले नजर मारती थी, जबकि जूली जी ने सिर्फ कानों में सोने की झुमकी और पैरों में चांदी की पायल के अलावा कोई गहने नहीं पहन रखे थे। उस दिन करवा चौथ था। जिया अपने मायके में ही मौजूद थी। जिया माँ की तबीयत का सुनकर जल्दबाजी में तो आई थी, तो ढंग के कपड़े भी नहीं लाई थी। तो माँ के कहने पर उनकी अलमारी में से उनकी भारी सी साड़ी निकालकर उसने पहन ली। वो साड़ी जूली जी के लिए तरुणा के मायके से आई थी। ये देखकर तरुणा गुस्से से आग बबूला हो गई और जिया पर चिल्लाने लगी, किससे पूछकर तुमने अम्मा जी की अलमारी खोली? सब जानती हूँ मैं कि इस घर में क्यों रुकी हुई हो। अरे अम्मा की सेवा तो बहाना है, सब कुछ हड़प कर ले जाना चाहती हो अपने साथ, और पता नहीं क्या क्या निकाला होगा अलमारी से। उसकी बात सुनकर जिया की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, भाभी माँ ने कहा था इसीलिए पहन लिया। सब जानती हूँ तुम्हारा त्रिया चरित्र, अम्मा को बातों में फुसलाकर सब कुछ अपने नाम कर लेना चाहती हो। बहू बसकर क्या बोल रही है, तुझे पता भी है एक साड़ी क्या पहन ली, उसमें इतना हंगामा कर रही है। मेरी चीजों पर मेरी बेटी का भी हक है। क्यों अम्मा जी, रहती तो हमारे साथ हो, फिर बेटी का काहे का हक? इसे तो मैं एक फूटी कोड़ी भी ना लेने दूं। बस करो तरुणा, तुम्हें शर्म नहीं आती अम्मा से लड़ते हुए? अचानक यश ने अंदर आते हुए कहा। यश को देखकर तरुणा चुप तो हो गई, लेकिन घर का माहौल तो खराब हो ही चुका था। ये आए दिन का किस्सा होने लगा था। आखिर जूली जी भी कब तक बर्दाश्त करती? खुद ही ऐसी स्थिति में थी कि ज्यादा क्या ही बोलती। इसीलिए उन्होंने जिया को खुद ही जाने को कह दिया। खैर जिया तो बेटी थी, उसे तो अपने ससुराल जाना ही था, इसीलिए वो वापस अपने ससुराल चली गई। अब वो जूली जी से फोन पर ही बात करती थी, उसमें भी तरुणा चिढ़ जाती थी। कई बार तो वो जानबूझकर बात ही नहीं करवाती थी। खुद से भी कुछ होता नहीं है और मेरी बेटी को भी आने देती नहीं है। पता नहीं मन में क्या बहम पाल रखा है। तरुणा को ऐसा क्यों लगता है कि जिया कहीं संपत्ति में से हिस्सा ना मांग ले और अम्मा मरने से पहले दे भी ना जाए। बेटा यश भी ज्यादा कुछ कहता नहीं था, क्योंकि रोज घर की शांति भंग होने लगी थी। इसीलिए अम्मा ने ही उसे चुप रहने के लिए कह दिया। खैर जूली जी अपने पलंग से जैसे तैसे उठी और लाठी का सहारा लेकर बाथरूम की तरफ जाने लगी, लेकिन पता नहीं क्यों आज पैर लड़खड़ा गए और वो जमीन पर गिर पड़ी। अचानक कमरे में गिरने की आवाज सुनकर तरुणा कमरे में आ गई और जिया जी को, अरे अम्मा जी, क्या हाथ पैर तुड़वाने का इरादा है? यदि हाथ पैर टूट गए तो मुझसे तो नहीं होगी आपकी सेवा। जैसे तैसे झल्लाती हुई तरुणा ने जूली जी को सहारा देकर पलंग पर बिठाया। पलंग पर लेटते ही जूली जी तरुणा से बोली, बहू मेरे शरीर में बिल्कुल जान नहीं रही, पता नहीं कब मेरे प्राण पखेरु उड़ जाए। एक बार जिया को यहाँ बुला दे, मैं बस एक बार उसे देखना चाहती हूँ, उससे मिलना चाहती हूँ। ठीक है बुला दूंगी, कहकर जूली जी को तरुणा वहीं छोड़कर अपने कमरे में आ गई। पता नहीं अपनी बेटी को क्या देने के लिए बुला रही है। मैं तो बिल्कुल फोन नहीं करूंगी, मन ही मन सोचती हुई तरुणा ने जिया को फोन करना ठीक नहीं समझा। रात को यश घर पर आया तो अम्मा के कमरे में गया। वह अम्मा को सोता हुआ देखकर वापस बाहर आ गया। सुबह उठकर तरुणा जब जूली जी के कमरे में गई तो जूली जी के प्राण पखेरु उड़ चुके थे, पर उसे इस बात का बिल्कुल मलाल नहीं था कि उसने जूली जी के कहने के बावजूद भी जिया को बुलाया नहीं, बल्कि बिना वक्त गवाए वो फटाफट अम्मा के शरीर पर से गहने निकालने लगी। लेकिन तब तक यश भी उठकर आ गया। अम्मा के शरीर पर से गहने उतारते देखकर यश बोला, क्या कर रही हो तुम? अम्मा के गहने क्यों उतार रही हो? तुम्हें पता है ना अम्मा को गहने पहन कर रखना बहुत पसंद है। अरे अब काहे की पसंद, अम्मा तो गई। अचानक तरुणा के कहने पर यश फटाफट अम्मा के पास गया और उनके शरीर को छू कर देखा। अम्मा का शरीर ठंडा पड़ चुका था, शायद काफी देर पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? अम्मा के गहने निकालने में लगी हुई हो, बता नहीं सकती थी कि अम्मा अब छोड़कर जा चुकी है? अरे अम्मा तो जा चुकी है, कहीं गहने भी ना चले जाए, इसीलिए निकाल रही हूँ। अभी लोग आ जाएंगे तो सबसे पहले गहने ही हटाएंगे। कौन लोग आकर हटाएंगे? यश ने प्रश्न किया तो तरुणा उसे घूरते हुए बोली, तुम्हारी बहन, और कौन? वही एक है जिसकी नजर है इन गहनों पर। इसके आगे यश ने कुछ नहीं कहा। बस कुछ देर तक तरुणा की लालच भरी नजरों को देखता रहा, जबकि तरुणा अपने काम में लगी रही।
थोड़ी देर बाद उसने जिया और बाकी रिश्तेदारों को फोन कर अम्मा के संसार से जाने की खबर दी। जब क्रियाक्रम हो गया तो जिया वापस अपने पति के साथ जाने लगी। तब यश जिया से बोला, जिया तू तो इस घर की बेटी है, तुझे तो कम से कम 15 दिन यहाँ रुकना ही चाहिए। नहीं भाई, जिस घर से अम्मा ने खुद ही जाने को कह दिया था वहां मेरा रुकना ठीक नहीं है। फिर तुम तो सब कुछ जानते ही हो, अपने स्वाभिमान की रक्षा तो मुझे खुद ही करनी है। अब तो अम्मा भी नहीं रही, अब तो मेरा मायका भी खत्म। कहते कहते जिया की आंखों में आंसू आ गए। यश ने देखा कि तरुणा अपने रिश्तेदारों से घिरी बैठी है, पर एक बार भी उसने जिया को सांत्वना नहीं दी। सच, आज वाकई उसकी बहन का मायका खत्म हो रहा था, पर फिर भी यश ने भी जिया को नहीं रोका। जिया अपने पति के साथ बाहर आ गई। दोनों रवाना होने वाले थे कि इतने में यश फिर जिया के पास आया और एक छोटी सी पोटली उसे देकर बोला, ये अम्मा ने तेरे लिए दिए थे, ये ले जा, ये अम्मा का आशीर्वाद है। उन्होंने खुद अपने हाथों से मुझे दिए थे कि जिया को दे देना। और रही बात मकान के हिस्से की तो नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ कि आपकी स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है, आप तो ये अपने पास ही रखो। पर जिया, ये गहने तेरे हैं, इस पर सिर्फ और सिर्फ तेरा हक है। इससे पहले कि तेरी भाभी के साथ रहकर मेरी भी नीयत खराब हो जाए, तू इन्हें ले जा। और रही बात मायके की, तो जरूरी नहीं कि तू यहाँ आए, मैं तेरे पास आ जाऊंगा। तेरे स्वाभिमान को खत्म नहीं होने दूंगा। मायके का आंगन ना सही, भाई का दामन तो है। अपने भाई की बात सुनकर जिया उसके गले लगकर फूट फूट कर रोई। कुछ देर बाद जब मन हल्का हुआ तब यश से विदा लेकर जिया वहां से रवाना हो गई। वो दिन था और आज का दिन है। जिया कभी अपने उस मायके के घर में नहीं गई। हाँ, यश हर रक्षाबंधन और भाई दूज पर खुद अपनी बहन के घर पर आ जाता है। हालांकि तरुणा ने इस पर भी काफी हंगामा किया था, पर यश एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता, तो तरुणा धीरे धीरे अपने आप ही चुप हो गई। और रही बात गहनों की, तो तरुणा उन गहनों के लिए अपना सिर पीटती रह गई। जब यश ने उसे यह बताया कि अम्मा ने मकान बेटे के नाम तो गहने बेटी के नाम किए थे और गहने उसने खुद जिया को दे दिए।